अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के जो बुक के एमसीक्यूज़ हैं उन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम गैसेस एक्सचेंज है, आज हम उनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो ऑप्शंस होंगे मैं उन्हें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है इस चैप्टर का वो ये है कि द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कि अगर ऑक्सीजन कोई ऑर्गेनिज्म इनटेक कर रहा है तो वो एक्सहेल कौन सी गैस करेगा। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड यानी कि ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा, उसके साथ क्लोरोफिल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट की रेज होती हैं या जो सनलाइट होती है उन्हें उन्हें एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। दैट्स वाई दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस वाले अमल में। पहली चीज़ सनलाइट का होना ज़रूरी है और उसके अलावा क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़फुल होता है। अच्छा, आप दूसरा ऑप्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऐसा अमल होता है जिसमें ग्लूकोज जो कि हम फूड के थ्रू इंटेक करते हैं उसे तोड़ा जाता है और उसके बदले एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, वो एनर्जी जो है हम दूसरे प्रोसेसेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़ जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं भाई? ग्रोथ ऐसा अमल है या हम कह सकते हैं कोई ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। अच्छा, फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपनी साइज़ से इंक्रीज़ होते हैं, उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। ये एक फिज़िकल प्रोसेस होता है। अच्छा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अच्छा, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में प्लांट अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जबकि वो सॉइल से वाटर लेता है और एज अ रिज़ल्ट हमारा ग्लूकोज बनता है। अच्छा, प्लांट्स का जो ग्लूकोज वो बनता है वो उसे यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, या बाकी जो दूसरे प्रोसेसेस चल रहे हैं प्लांट की बॉडी में उनके लिए यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि वही ग्लूकोज आगे जाकर टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, तो रेस्पिरेशन में भी क्या होता है कि जो ग्लूकोज टूटता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है। अच्छा, बाय एनर्जी के साथ साथ वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को टूटने के लिए उन्हें उसे तोड़ने के लिए ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ग्रोथ का बाकी गैसेस के साथ कोई ऐसा यूज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा जो एमसीक्यू हमारे पास वो ये है कि प्लांट्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट्स नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टोमेटा। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज हर उस जगह में होती है जो कि ग्रीन पार्ट होता है, यानी जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होता है। रूट्स और स्टेम में नहीं हो सकता। स्टोमेटा में इसलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा मौजूद होता है लीफ में। आपने लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि लीफ में जो अगर हम उसे काटेंगे और उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें दो लेयर्स नज़र आएंगे, जैसे एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। और ये आपको पता भी होगा
कि स्टोमेटा आप प्लांट्स के लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। तीसरा जो एमसीक्यू है हमारे पास वो ये है कि ईच स्टोमा, अच्छा अगर प्लूरल है तो हम स्टोमेटा यूज़ करते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो हम स्टोमा यूज़ करते हैं। तो ईच स्टोमा इज़ फॉर्म्ड बाय, और इसका भी आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 2 गार्ड सेल्स। अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। अच्छा ये वो कंडीशन है जिसमें स्टोमेटा ओपन है, और ये वो कंडीशन जिसमें स्टोमेटा क्लोज है। अच्छा ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे हम गार्ड सेल कहते हैं, और हर एक स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं, और इस होल के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो यहाँ से जाएगी, और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है तो वो भी यहाँ से ही रिलीज़ होगी। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आए इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। तो स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा ये वो कंडीशन है जिसमें स्टोमेटा ओपन है, और ये वो कंडीशन जिसमें स्टोमेटा क्लोज है। जब इन स्टोमेटा में पानी भर जाता है, या हम जिसे कहते हैं कि अगर स्टोमेटा की कंडीशन ऐसी है जिसमें वो टर्जिड है, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जबकि वो कंडीशन जिसमें स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाते हैं, उनसे पानी निकल जाता है, तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। अच्छा तो हमारे 3 एमसीक्यूज हो गए, उसके अलावा फोर्थ एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा फोर्थ एमसीक्यू में क्या है कि भाई रेस्पिरेटरी सरफेस possesses फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहाँ पर हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। ऑप्शन ए थिन या वेट, थिन एंड वेट। ऑप्शन बी परमिएबल होनी चाहिए। ऑप्शन सी वेरी लार्ज होनी चाहिए। अच्छा थिन और वेट इसलिए होनी चाहिए ताकि जैसे मतलब गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ एक्सचेंज हो, इसीलिए थिन और वेट होनी ज़रूरी है। परमिएबल होनी चाहिए यानी कि गैसेस को आने और जाने की इजाज़त दे सके। वेरी लार्ज मतलब बॉडी के वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि गैसेस का इनटेक और एक्सहेल करना या इनटेक करना आसानी से हो सके। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक रेस्पिरेटरी सरफेस को होनी चाहिए। अच्छा फिफ्थ एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, आपको पता है कि ब्रीदिंग के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन के इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी गैस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जबकि एक्सहेलेशन या के दौरान हम क्या करते हैं, कोई भी गैस फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। गैसेस को इनटेक करना इंस्पिरेशन, गैसेस को एक्सहेल करना एक्सपायरेशन कहलाता है या एक्सहेलेशन कहलाता है। अच्छा जब इंस्पिरेशन होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ऑप्शन सी इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जब भी इंस्पिरेशन होती है तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके अलावा हमारा जो डायफ्राम जो कि फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि हमारी रिब्स इनवर्ड मूव नहीं आउटवर्ड मूव करती हैं। अच्छा ये देखें इस डायग्राम में मैं यहाँ पर रिब्स की आपको मूवमेंट दिखाऊंगा। अच्छा जब भी इंस्पिरेशन, ये देखिए यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रही, गैसेस इनटेक हो रही हैं, जबकि यहाँ पर गैसेस का एक्सहेल हो गैसेस एक्सहेल हो रही हैं। इनटेक के दौरान देखें कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है, या जो हम जैसे थोरेसिक कैविटी बोल सकते हैं, वो एक्सपेंड हो जाती है, अपने वॉल्यूम से ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन
चेस्ट जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसकी साइज़ कम हो जाती है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर रिब्स को देखा जाए, रिब्स की मूवमेंट को देखा जाए, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हमारी रिब्स की मूवमेंट आउटवर्ड है। एरोस शो कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो रिब्स की मूवमेंट है वो आउटवर्ड है, जबकि यहाँ पर देखें कि रिब्स यहाँ पर कुछ एरोज इस तरीके से हैं। मतलब ये चीज़ आपको ये बता रही है कि रिब्स की जो मूवमेंट है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या ड्यूरिंग एक्सेलेशन वो इनवर्ड होती है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आउटवर्ड होती है, जबकि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन रिब्स की मूवमेंट इनवर्ड होती है। अच्छा, डायफ्राम की क्या सिचुएशन? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जब भी हम गैस इनहेल करते हैं, और जब भी हम कोई गैस एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान डायफ्राम रिलैक्स करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारा जो MCQ नंबर 6 है उसे देख लें, वो भी इससे ही रिलेटेड है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि एक मेन के अंदर होता है उससे रिलेटेड है कि भाई लैरिंक्स इज़ लोकेटेड ऑन लैरिंक्स, जिसे हम आम ज़बान में साउंड बॉक्स भी कहते हैं। साउंड बॉक्स कहने का मतलब ये मकसद ये है कि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं। वोकल कॉर्ड्स से क्या होता है, हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तो लैरिंक्स की हमें लोकेशन बतानी कि लैरिंक्स किसके ऊपर मौजूद होता है। ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी ब्रोंकस, ऑप्शन डी ब्रोंकियोल। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्रैकिया है। लैरिंक्स ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होता है। अच्छा, आपको इस सिस्टम का पता होगा कि सबसे पहले जो ट्यूब निकलती है नेज़ल कैविटी के बाद, जब भी हम कोई गैस को इनहेल करते हैं तो पहले जो ट्यूब हमारे यहाँ नज़र आती है वो होती है ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकस में, और ब्रोंकस आगे जाकर लंग्स में जाकर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में। तो यहाँ पर एक समझें कि यहाँ पर लंग है और दूसरा लंग यहाँ पर है, तो ये ब्रोंकस आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हमारी जो एयर होती है वो नेज़ल कैविटी से होकर ट्रैकिया में आती है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लैरिंग्स मौजूद होता है। अच्छा, तो 7th MCQ की जाने बढ़ते हैं कि द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज। ह्यूमंस में वो रेस्पिरेटरी सरफेस का बताना है जिससे गैसेस एक्सचेंज होती है। अच्छा, जो ह्यूमन के अंदर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है, जो कि साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की, वो होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ। अच्छा, ये एक डायग्राम देख लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। यहाँ नॉस्ट्रल्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम एयर को लेते हैं अंदर, और एयर जो आती है पहले, सबसे पहले वो इस ट्यूब से होकर फिर आगे जाकर डिवाइड हो, जो ये ट्यूब, इस ट्यूब को हम ट्रैकिया का नाम देते हैं। यही ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकस में डिवाइड होगी। अगर दो हैं तो ब्रोंकाई कहेंगे, तो इन ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, और वही ब्रोंकाई आगे जाकर जब लंग्स में खुलेंगे तो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर डिवाइड करते रहते हैं जब तक वहाँ पर उनकी जगह नहीं आ जाती जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जिसे हम एल्वियोलाई का नाम देते हैं। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखिए, यहाँ से ब्रोंकियोल आके ख़त्म होता है, और यही ब्रोंकियोल आगे जाकर हमारे एल्वियोलाई में आकर खुलता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे कैपिलरी का एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब कैपिलरी बेड से आगे जाकर गुजरता है तो वो ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन से मुराद कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में मौजूद है वो एल्वियोलाई में चली जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो हमने एयर के थ्रू इनहेल की है वही हमारे सिस्टम में वापस चली जाती है, यानी कि हमारे ब्लड वाले सिस्टम में, ब्लड वेसल में वापस चली जाती है, और यही ब्लड फिर आगे जाकर
हमारे दूसरे पार्ट्स की तरफ मूव ऑन करता है। बेसिकली यहाँ लंग्स से होकर फिर से वो हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट से फिर आगे दूसरे ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है, जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, एट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑप्शन सी, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। और ऑप्शन डी है हमारे पास, डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अगर ब्लड में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तभी क्या होगा कि हम अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकेंगे या एयर को इनहेल कर सकेंगे, और उस एयर में ऑक्सीजन का भी कंटेंट होता है और वही ऑक्सीजन आगे जाकर हमारे ब्लड में जाकर शामिल हो जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, अगेन वो हमारे एल्वियोलाई में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं और वहीं से फिर हमारा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन वाला प्रोसेस होता है। अच्छा जी, दो लास्ट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू नंबर 9 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजनरेशन ऑफ एल्वियोलाई। यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स के मैंने इनमें से ये बताना है कि किस डिसऑर्डर में एल्वियोलाई डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये जो डिसऑर्डर है, ऑप्शन नंबर डी में उसका नाम गिवन है एम्फाइसीमा, जिसे स्मोकर्स कफ भी कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हमने ब्रोंकस वगैरह पढ़ा था। आइटिस जहाँ भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाना। तो चूँकि ब्रोंकस हमारी बॉडी का एयर पैसेज होता है, तो उसमें अगर सूजन हो जाए तो उसे हम उस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लंग कैंसर, उसके अलावा एस्थमा, ऑप्शन डी में हमारा एम्फाइसीमा गिवन है। अच्छा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो एम्फाइसीमा है। अच्छा, लंग कैंसर में क्या होता है? लंग कैंसर में हमारे एबनॉर्मल सेल्स जनरेट हो जाते हैं लंग्स के अंदर, जो कि एबनॉर्मली ग्रोथ करते रहते हैं। उस कंडीशन को हम लंग कैंसर कहते हैं। एस्थमा में हमें एयर जो कि जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है और विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जो जो भी एस्थमा का पेशेंट होता है उसमें। अच्छा, नाइन्थ हो गया। उसके अलावा 10वां एमसीक्यू देख ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस हमारा एयर पैसेज, ब्रोंकस हमारा एयर पैसेज वे होता है। आपने देखा कि ट्रेकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में डिवाइड होती है और ब्रोंकाई इज द पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे। और मैंने ये आपको बताया कि आइटिस जहाँ भी वर्ड आता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन ही होता है। तो अगर ब्रोंकस या ब्रोंकियोल में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। सो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज जो कि बुक के एमसीक्यू थे वो आकर एंड होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।